तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा हमारे पुराने वाले बच्चे कहेंगे, मैम हमने क्या बिगाड़ा है जो हमारा बहुत बहुत स्वागत नहीं है। नहीं भाई, तुम लोग का तो एकदम स्वागत है। कितना फनी हो जाता है ना कभी कभी। चलो हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं। तो हमारा पहला शब्द क्या है? इंस्टेंसेस। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण या मामला, है ना। उदाहरण या मामला। अरे ये क्या बोल रहे हो? हाँ भैया, जो एग्जाम्पल आप लोग यूज करते रहते हो, फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी जगह आप फॉर इंस्टेंस बोल सकते हो। बात तो एक ही है, एक ही बात हो गई, सिनोनिम हो गई आपस में। तो इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल ही होता है। तो ये एग्जाम्पल का सिनोनिम हो गया, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आई कैन कोट यू सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ हर काइंडनेस, मीन्स आई कैन कोट यू सेवरल एग्जाम्पल, सेवरल केसेस। उसकी काइंडनेस के बहुत सारे उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत कर सकती हूँ। ठीक है। ओके। सो एन एग्जाम्पल और केस ऑफ समथिंग। तो जैसे डॉग बाइट के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, इंस्टेंसेस आ रहे हैं। और कोट करना मीन्स आई कैन से, आई कैन टेल यू, आई कैन शो यू सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ हर काइंडनेस, मीन्स उसकी काइंडनेस के बहुत सारे जो इंस्टेंसेस हैं वो मैं आपको शो कर सकती हूँ। आपको पता है ना काइंड क्या है और काइंडनेस क्या हो गया? एनी डबल एस लग जाने से नाउन हो जाता है। जब भी आज आप किसी भी शब्द के लास्ट में एनी डबल एस देखेंगे तो आप उसका समझ जाइए कि अब ये नाउन बन चुका है। और काइंड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो जनरली जब हम लोग एडजेक्टिव में एनी डबल एस लगा देते हैं तो वो हमारा फिर उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो जाती है। हर क्या है? ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। इसको डिटर्मिनर भी कहते हैं। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद में क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन आता है। तो आ गया ना नाउन यहाँ पे। ठीक है। आई कैन, कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तो हाँ जी, ये वर्ब का बेस फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई बड़ी बात नहीं है। यू सब्जेक्ट हो गया। फिर उसका आई कैन कोट यू सेवरल इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस यहाँ पे क्या है? आई कैन कोट यू। नहीं नहीं नहीं, यू सब्जेक्ट नहीं है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ ना। बहुत सारे उदाहरण, तो ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट ही हो रहा है। इंस्टेंसेस क्या हो गया? नाउन हो गया। सेवरल क्या हो गया? बहुत सारे, ये अगेन आपका एडजेक्टिव हो गया। ये समझ में आ गई? थोड़ी सी हमने ग्रामर भी कर ली। तो इंस्टेंसेस का मतलब क्या हो गया? उदाहरण हो गया, मामले हो गए। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। अगर आप इस शब्द को एक ही बार में बोले तो आप कहीं ना अटक गए होंगे। तो अटकना नहीं है, तो हम इसे बोलें कैसे? देखो, आपको याद होगा हमने 2-3 दिन शायद पहले हमने एक शब्द किया था, स्टैगरिंग। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग बोलने में नहीं अटकते हैं, बट जब हम एलवाई लगा दे रहे हैं तो अटक जा रहे हैं। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए स्टैगरिंग से, यानी एलवाई मत ध्यान दीजिए आप। सीधा स्टैगरिंग। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग का मतलब क्या था? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत शॉकिंग है। किस वजह से बहुत शॉकिंग है वो चीज़? इतनी मतलब वो बहुत इतनी आलीशान हो सकती है, इतनी महंगी हो सकती है, हमारी उम्मीद के एकदम परे हो सकती है वो चीज़। तो स्टैगरिंग का मतलब ये था। ठीक है। अब ये हम वहाँ पे वो हमने एडजेक्टिव सीखा था, एल वाई लगाने से हमने इसको एडवर्ब बना दिया। तो अब हम इसे बोलेंगे कैसे? स्टैगरिंगली। स्टैगरिंगली। आप ना ऐसे मत बोलो, आप एक साथ बोलोगे बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्टैगरिंग स्टैगरिंग स्टैगरिंग, फिर आप एल वाई जोड़ दो। तो स्टैगरिंगली। स्टैगरिंगली। तो स्टैगरिंगली का भी वही मतलब हो गया, इन अ वे दैट इज वेरी शॉकिंग और सरप्राइजिंग। बस वो सरप्राइजिंग हो गई है वो चीज़, शॉकिंग है, बाकी तो मीनिंग सेम ही रहेगा ना बस। अब हम इसको वर्ब के लिए इस्तेमाल करेंगे या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करवा देंगे हम इससे। तो वो चीज़ कैसी है? बहुत हाईली है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत शॉकिंग है, ग्रेटली है, कंसीडरेबली है, बहुत ज़्यादा है। जैसे उसका जो नया फ़ोन था ना, वो स्टैगरिंगली एक्सपेंसिव है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव है। उसका जो नया फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा ही महँगा है। इतना मतलब शॉक्ड हो गए हम, ओह माय गॉड! इतना महँगा फ़ोन चलाओगे तुम? है ना? सो हिज़ न्यू फ़ोन इज़ स्टैगरिंगली एक्सपेंसिव। तो जो उसका नया फ़ोन है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम आश्चर्यचकित कर दे, बाप रे बाप! इतना महँगा फ़ोन चला के क्या करोगे बाबा? तो ये हो गया हमारा। इसको बोलेंगे हम कैसे? पहले हम स्टैगरिंग, स्टैगरिंग, स्टैगरिंग की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग स्टैगरिंगली बोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली है। अब हम अपना थर्ड शब्द लर्न करते हैं, फैथम। FATHOM। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब होता है समझना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसको कॉम्प्रीहेंड करना। तो टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ग्रास्प,
अंडरस्टैंड। मैंने पता है क्या किया, मैंने थोड़े कम शब्द रखना शुरू किया। मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा शब्द रख देती हूँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। हाँ, एंटोनिम्स इसके मैंने नहीं रखे थे। तो चलो एंटोनिम्स आप बता देना। अंडरस्टैंड का एंटोनिम पता है ना? समझना का ना समझ में क्या आएगा? कोई चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो, उसका क्या हो सकता है? अगर आपको ईडियम पता है, आज मुझे ईडियम जानना है। अगर आप अंडरस्टैंड का ऑपोजिट में ईडियम आप क्या बता सकते हैं? बताना ज़रा, एटलीस्ट एक बता देना यार, ठीक है? सो आई कांट फैथम व्हाई ही डिड दैट। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। आप कहते ना, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड दैट। तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे तो समझ ही नहीं आया है। ओके, यहाँ ना एक मेरे को बात समझ में आई, जस्ट अभी मेरे दिमाग में एक क्लिक हुई बात। आप एक बात बताओ, यहाँ पे वाई लगाया हुआ है ना? ये आपसे पूछ रही हूँ आज मैं। ये हमने यहाँ पे वाई लगाया है। वाई अगर हम इस पूरे यहाँ से काट देते इसको, अगर हम शुरुआत ही यहाँ से करते, तो क्या तब भी हम इसको ऐसे ही लिखते? नहीं, तब हम इसको कुछ और लिखते, वो भी बताना। लेकिन ऐसे तो ये सेंटेंस एकदम सही है, तो ये क्यों सही है, इसके सही होने के पीछे का रीज़न क्या है, ये आप मुझे बता दीजिए। और अगर ये वाला कॉन्सेप्ट, आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो मुझे बता देना। इतना सा कष्ट कर लेना कि हाँ मैम, हमको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कि वाई लगा हुआ था बट उसके बावजूद भी जो ये वर्ब है, ये तो सब्जेक्ट के बाद आ रही है, ऐसा क्यों हुआ है? तो हम आपको बता देंगे, फिर बोर्ड पे समझा देंगे। सही है जी, आप हमें बताइएगा कि ये सेंटेंस ऐसे क्यों करेक्ट है। आगे करें जी। आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है सीवियरली। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सीवियरली। सीवियरली, सीवियर मतलब पता है ना, एडजेक्टिव होता है। और सीवियरली एल वाई लगा देने से ये एडवर्ब हो गया। सीवियरली, कोई चीज़ अगर सीवियर प्रभावित हुई है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा है ना। अगर आपको चोट लग गई, वो सीवियर है, तो मतलब बहुत गंभीर है वो चोट। चोट बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो गई है। एकदम सीवियर का मतलब होता है जिसकी जो डिग्री है, जो एक्सटेंट है, वो बहुत ज़्यादा है। तो अत्यधिक, वेरी बैडली, बहुत बुरी तरीके से, सीरियसली, बैडली, डीपली, सीरियसली, एक्सट्रीमली। और एंटोनिम क्या होगा? हल्का सा, है ना? खरोच आ गई है, सिर्फ हल्का सा लग गया है। आजकल तो अपनी बॉडी में ऐसा हो गया है, कहीं भी हम चोट मान लेते हैं, अरे ये कब लगा, पता नहीं भाई क्या हो गया खुद को। माइल्डली, है ना, लाइटली, हल्की सी चोट लग गई, कोई बड़ी बात नहीं। और वहीं पे अगर सीवियरली सच में कोई चोट गहरी लग जाए ना, आऊ आऊ करते रहते हैं 2 दिन तक, तो आपको अपने आप पता चल जाता है। अगर फीवर माइल्ड है, हल्का सा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सीवियर हो गया तो सीरियसली में भाई, अब हम नहीं कर सकते कुछ भी। सेवरल मतलब बहुत सारे। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है, इंजर्ड हुए हैं एक्सीडेंट में। तो सीवियरली इंजर्ड मतलब कैसे इंजर्ड हुए हैं? बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। वर इंजर्ड, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? और ये कौन से टाइप का है? टेंसेस का कौन सा है? पैसिव है कि आपका एक्टिव है? ये जरा बताइएगा मुझे। डन है, सीवियरली समझ में आ गया। इंजर्ड, सीवियरली समझ में आ रहा है? पा रहे हो ना? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे चोट लगी है? बहुत गंभीर तरीके से चोट लगी है। और वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रे। स्ट्रे, स्ट्रे का देखो, एक होता है भटक जाना। भटक जाना, ये आपका क्या है? ये वर्ब है। वर्ब, स्ट्रे मतलब भटक जाना। अब आप ऐसे समझो कि आप ना अपनी जगह से भटक गए हो, वो भी भटक जाना होता है। आप अपने मतलब आप मेंटली कहीं आप हम बात कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना। ऐसा होता था क्लास में कि हम पढ़ रहे हैं, फिर एक ऐसा एग्जाम्पल आया, फिर हमने अपना एग्जाम्पल देना शुरू किया, बच्चों ने अपना। अब हमारा जो मेन मुद्दा था जिस पे हमारी पढ़ाई हो रही थी, हम उसको छोड़ के हम पूरी दुनिया भर की कहानियां सुना रहे हैं एक दूसरे को। तो अब हम अपने मेन मुद्दे से स्ट्रे हो चुके हैं, हम भटक चुके हैं। तो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट, लेट्स नॉट स्ट्रे। तो स्ट्रे मतलब ये भी हो गया कि हम अपने मुद्दे से भटक गए, अपनी बातों से भटक गए, है ना। गवर्नमेंट का भी बहुत बार ऐसा रोल रहता है कि मेन मुद्दे से भटकाने हटाने के लिए लोगों को वो फालतू का टॉपिक ले आते हैं। तो स्ट्रे कर दिया, लोगों को मेन मुद्दे से भटका दिया। और अगर हम अपनी प्लेस से भी भटक जाते हैं, है ना, तो टू वेंडर, वेंडर का मतलब ऐसे मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम वेयर यू आर सपोज टू बी। अब दोनों तरफ से सोच सकते हो आप। वेयर यू आर सपोज टू बी हो सकता है आप प्लेस की बात कर रहा हो कि जहाँ पे आपको होना चाहिए था वहां से आप भटक गए हैं, या आपको मेंटली बात कर रहा है कि जहाँ आपको होना चाहिए था वहां से आप भटक गए हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे देखो, सॉरी आई हैव स्ट्रेड फ्रॉम द सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि माफ़ कीजिएगा,
जो सब्जेक्ट था, जो मेन मुद्दा था, मैं उससे भटक गया था। डन है जी, यहाँ तक जी समझ में आया? ये एक स्ट्रे का मतलब मैंने वर्ब का समझाया। इसका नाउन भी होता है और इसका एडजेक्टिव भी होता है। दोनों का मतलब फिर वहाँ पे बेघर या आवारा हो जाता है ना? जैसे आवारा, आवारा जनरली एडजेक्टिव बन जाता है। तो जैसे द डॉग वाज़ अ स्ट्रे, यहाँ पे हमने ये जो स्ट्रे है, द डॉग वाज़ अ स्ट्रे व्हिच हैड बीन अडॉप्टेड। तो जिस कुत्ते को अडॉप्ट किया गया है ना, वो एक आवारा था, वो बेघर था। तो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद लगा है तो ये नाउन हो गया। बट हम जैसे स्ट्रे डॉग बोलते हैं, तो स्ट्रे डॉग क्या हो जाएगा? डॉग आपका नाउन हो गया, तो ये यहाँ पे स्ट्रे एडजेक्टिव हो गया। यहाँ तक बातें समझ में आई? देखो अब ऐसे क्या हो रहा है ना कि इंग्लिश की जान आप ग्रामर नहीं पढ़ रहे हम, बट हम बात कर रहे हैं ना, तो वो टॉपिक्स भी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं, आप उनसे फेमिलियर हो रहे हो। ठीक है? तो वो नहीं सोचना है कि ये इस रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अगर आप डेली रीडिंग करते रहोगे ना, नॉन स्टॉप एवरी डे अगर आप रीड कर रहे हो, आप देखोगे कि आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है इंग्लिश में। ठीक है? तो चलिए हम करते हैं अपनी अब स्पेलिंग्स को करेक्ट। ओके जी। हमारी पहली स्पेलिंग है इमीडिएटली। पहले भी शायद मैंने किया होगा, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमको तो लर्न करने से मतलब है। तो देखो यार, इमीडिएटली में अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या बनाऊँ ऐसा कि बच्चों को लर्न हो जाए। फिर मैं जब इसको बहुत देर तक घूर रही थी, तो मुझे याद आया कि इसमें दिखाई दिया, इसमें मीडिया लिखा हुआ है, मीडिया, है ना? मीडिया, देखो मीडिया है ना उसके अंदर, मीडिया, मीडिया। और फिर मेरे को याद दिखा यहाँ पे आई एम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं, आई एम तो मेरे को सिंपल ही है, आई एम। तो इमीडिएटली में हर बच्चा जानता है आई एम, आई जाता है। आई एम हो गया, आई एम, आई, ओ वाओ, आई एम, हाँ आई एम, आई एम, ओ यस यस सी, आई एम मीडिया, आई एम मीडिया, हाँ ऐसे लर्न करेंगे हम लोग। आई, सॉरी, आई एम मीडिया, आई एम मीडिया, सो ये बन गया आई एम मीडिया। अब हम कहोगे मैम ये कैसे लर्न करें, TELY, आपको पता है टेलीविजन होता है, मीडिया कहाँ आता है, टेलीविजन पे आता है, तो आई एम मीडिया टेलीविजन, मैं मीडिया टेलीविजन हूँ, तो टेली और लास्ट में लगा दो वाई। अरे वाह, बन गया भाई, बन गया, ये तो तुम लोग के साथ में बना जस्ट अभी, ये उस समय मेरे दिमाग में ही नहीं आया था। आई एम सो हैप्पी नाउ। सी, आई एम, एम हम जब बोलते हैं तो पूरा ए एम नहीं लिखते ना, आई एम, आई एम, सो एम हो गया, आई एम मीडिया, आई एम मीडिया। और मीडिया कहाँ पे आता है, टेलीविजन पे आता है, तो टेलीविजन की स्पेलिंग तो यही होती है, TELEVIS, है ना, टेलीविजन। तो हम सिर्फ टेली टेली बोलते हैं ना, टेली, तो TEL और फिर वाई। लर्न हुआ? बताना यार तुम लोग को मजा आया कि नहीं आया, मुझे तो बड़ा आया। तो आई एम मीडिया, और टेलीविजन पे ही तो मीडिया आता है। हाँ, तो आई, आई डबल एम, आई डबल एम, ऐसे मत लर्न करो तुम तोड़ के। आपको पता है मेरे मैथ्स टीचर ने ना मुझे मैथ्स की स्पेलिंग लर्न करवाई थी, मैं बार बार बोलती हूँ। तो जैसे हमको उन्होंने करवाया था एम ए, बीच में DTHE और पीछे लगा दिया TIC, बन गया मैथमेटिक्स। और ये चीज़ मुझे आज तक लर्न है, ये आई थिंक मैंने थर्ड फोर्थ क्लास में लर्न किया था, क्योंकि उस समय मैथमेटिक्स की स्पेलिंग को लर्न करना बहुत मुश्किल टास्क था। अब ऐसे ही तो मैंने भी वहीं से, ऐसी चीज़ें हमें आसान हो जाती हैं। अब अगर आपको इमीडिएटली की स्पेलिंग है, अब बोलना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर लिखने की बात आएगी तो याद करना, मैम ने बोला था आई एम मीडिया, आई एम मीडिया, मीडिया चलता है टेलीविजन पे और लास्ट में लगा देंगे भाई, देखो बन गया ना टेलीविजन वाला। तो मीडिया की स्पेलिंग, आई होप आप लोग अब इमीडिएटली की स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। ये तो मुझे बिल्कुल गलत चाहिए ही नहीं, आपकी स्पेलिंग्स भी करेक्ट होनी चाहिए। इमीडिएटली हो गया। नेक्स्ट वर्ड है वैक्सीनेट। वैक्सीनेट में हमें क्या लर्न रखना होगा, एक तो डबल सी याद रखना होगा और उसके बाद में ATE लर्न करना होगा। वैक्सीनेट का जो मुझे जो पर्सनली प्रॉब्लम लग रहा था कि कहाँ इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, एक तो हम ये सी में सिंगल सी लगा सकते हैं और ATE वाले को ETE ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे मैंने हमेशा बोला है कि ATE, ETE ये वाले शब्द मिस्टेक में आ जाते हैं, या जहाँ पे आपका लेटर डबल हो रहा होता है वहाँ मिस्टेक आता है। तो वैक्सीनेट में क्या हो जाएगा, CCI फिर NATE। अच्छा देखो, पता है मैंने फिर क्या सोचा था, वैक्सीनेट में सिर्फ याद रख लेना डबल सी आता है। फिर मेरे को नहीं समझ में आ रहा था हम ATE को कैसे लर्न करें कि ATE ही आता है वैक्सीनेट में। फिर मुझे याद आया कि जब वैक्सीनेशन लगता है
जब जब टीकाकरण होता है तो वो हमारी बॉडी में जा रहा होता है, यानी हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो रहा होता है। तो कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में जा रही है तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब उसको खा रही है। अगर हम यहाँ से खाना खाते हैं तो वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, हम खा रहे हैं। ऐसे याद रख लेना, वैक्सीनेट में हमारे को क्या होता है, खिलाया जाता है। वैक्सीनेट में क्या होता है, हमारे को खिलाया जाता है। तो वैक्सीनेट में क्या होता है, हमको खिलाया जाता है। तो डबल सी आई, फिर हमको एट हो गया, तो ए टी ई, और डबल सी, वैक्सीनेट में डबल सी आई एन ए टी ई। पता है मैं इतना जोर क्यों देती हूँ? क्योंकि यार देखो, पढ़ाने का और पढ़ने का अगर मेन पर्पस है जब हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। अगर आप एक स्पेलिंग भी इम्प्रूव कर लोगे तो ये पूरी क्लास सक्सेसफुल हो जाएगी। इसीलिए मैं जोर देती हूँ कि बच्चे, उनके दिमाग में जाए वो बात। ठीक है, तो आप भी एकदम से जोर दे के पढ़िए। तो वैक्सीनेट में डबल सी, और वैक्सीनेट को हमें टीकाकरण होता है, तो वैक्सीनेशन जो होता है वो हमको खिला दिया। अच्छा ये बताना ज़रा, वैक्सीनेट तो वर्ब हो गया, बट अगर हम, जैसे मैंने अभी वैक्सीनेशन बोला, इसकी स्पेलिंग ज़रा बना के दिखाना कमेंट में मेरे को, दिखाना वैक्सीनेशन की स्पेलिंग क्या होती है। लर्न हो जाएगा, डबल सी याद रखना है, और ए टी ई होता है, ए टी ई होता है, एट मतलब खाना, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है ना एट, तो वही हो गया फिर यहाँ पे। ये मैंने ना रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा था। अब आपको याद है हमने ये दो शब्द किए थे, एम्फेसिस एंड एम्फेसाइज। आपको बोलना भी करेक्ट रहेगा, ये एम्फेसिस होता है, ये एम्फेसाइज होता है, एम्फेसिस एंड एम्फेसाइज। जनरली जो जेड ई पे शब्द होते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं, जनरली जो जेड ई पे खत्म होते हैं वो वर्ब होते हैं। तो एम्फेसाइज भी आपका क्या है, वर्ब ही है। एम्फेसाइज भी क्या है, वर्ब है। एम्फेसिस क्या है, ये नाउन है। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज पर जोर देना और एम्फेसिस क्या होता है, जोर। ठीक है, जब भी आप एम्फेसाइज लगाएंगे तो उसके साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, जनरली ऑन हम लगा देते हैं लेकिन एम्फेसिस एक सेकेंड, लेकिन एम्फेसिस के साथ में हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये सारी स्पेलिंग्स लर्न हो गई। यस, आई एम मीडिया टेलीविजन, टी ई एल। वैक्सीनेट में डबल सी और ए टी ई, एट हमने खा लिया हमने। एम्फेसिस एंड एम्फेसाइज, एम्फेसिस में और इनका जो बोलने का है वो भी ध्यान रखना है। एम्फेसिस आपका नाउन है, जेडी पे जो खत्म होता है जनरली वो वर्ब होता है, तो एम्फेसाइज हमारा वर्ब है, जोर देना या फिर जोर। और एम्फेसिस के साथ में हम लोग ऑन प्रपोजिशन यूज करेंगे, एम्फेसाइज के साथ में हम लोग ऑन प्रपोजिशन या किसी भी प्रपोजिशन का हम इस्तेमाल नहीं। चलिए अब हम अपना आर्टिकल रीड करते हैं, शेल्टर और वैक्सीनेट। अब शेल्टर आप लोग जानते हैं डॉग्स के लिए क्या बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसी का एक आर्टिकल है। तो अब शेल्टर दें उनको कि या फिर उनको वैक्सीनेट करें। तो लेट्स सी, बिफोर डिसाइडिंग, डिसाइड करने से पहले, इंडिया मस्ट काउंट इट्स स्ट्रे डॉग्स एक्यूरेटली। तो डिसाइड करने से पहले, क्या डिसाइड करने से पहले कि उनको शेल्टर देना है, मतलब वहाँ से, दिल्ली से और आसपास के एरिया से बाहर एकदम निकाल के उनको एक जगह पे लिमिट कर देना है। शेल्टर का मतलब होता है किसी को जगह देना, उसको प्रोटेक्ट करना, घर हो जाता है हमारा। इंडिया को पहले ये चीज़ काउंट करनी चाहिए, उन अपने खुद के जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो हमारे जो गलियों में कुत्ते रहते हैं, उनको काउंट करना चाहिए एक्यूरेटली, मतलब एकदम करेक्टली। ठीक है, काउंट कैसे काउंट करें, एकदम सही से। तो एक्यूरेटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। काउंट क्या है, वर्ब है। ये इट्स किसके लिए आया है, इंडिया के लिए। इंडिया क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब सिंगुलर है, ठीक है, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, जो उनके स्ट्रे डॉग्स हैं उनको एक्यूरेटली काउंट करना चाहिए, ये डिसाइड करने से पहले कि डॉग्स को शेल्टर देना है या उनको वैक्सीनेट करना है। आगे देखें, ऑन अगस्त 11 आप लोग जानते हैं, जब भी हम, जैसे अगस्त का क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब जो एक, आप जब भी ऐसे सोचो, अगर आप अपना नाम लोगे तो आपके दिमाग में कोई इमेज आ रही है, अपनी फ्रेंड का नाम लो, अरे उस नाम से 6 लोग प्रेजेंट हो। पर आप अगर एक लड़की को जानते हो तो वो एक लड़की की इमेज आपके, दो लड़की हैं अगर सेम सेम नाम की, मान लो अंकिता नाम की दो लड़की आपकी फ्रेंड है, तो दोनों पर्टिकुलरली दिखाई दे गई ना, उनके फीचर्स अलग अलग हैं, बॉडी अलग अलग है, वो प्रॉपर नाउन है। तो अगस्त हमें दिखाई देता है ना, नेम ऑफ द मंथ,
नेम ऑफ द डे, ये आपका प्रॉपर नाउन आता है। और जब भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। सुप्रीम कोर्ट के साथ में हमेशा आर्टिकल द आता है। सुप्रीम कोर्ट का भी एस एंड सी कैपिटल होता है। आपका जो नाम है और जो सरनेम है अगर वो कहीं भी आएगा तो आपका नाम प्लस सरनेम दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। तो अगस्त 11 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, मतलब निर्देश दिया है दिल्ली गवर्नमेंट को और बाकी जो लोकल बॉडीज़ हैं कि वो इमीडिएटली कैप्चर करें स्ट्रे डॉग्स को और उनको कहाँ पे डाल दें, शेल्टर्स में। तो अगस्त 11 को जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया। आप जानते हैं अगस्त 11 तो पास्ट का इवेंट हो गया और पास्ट के इवेंट में अगर हमने स्पेशली वो डेट मेंशन कर दी होती है पास्ट की, तब हमारा सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़ को क्या बोला गया है कि वो तुरंत इमीडिएटली कैप्चर करें जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं और उनको कहाँ पे डाल दें, इस शेल्टर्स में। देम किसके लिए, पुट देम, पुट हुम, पुट डॉग्स। The court was hearing a suo moto case on the increasing instances of stray dogs attack on children including infants. आप जानते हैं ना, अब ये रीडिंग करते हुए समझ में आ गया होगा ना, सुओ मोटो क्या होता है। सुओ मोटो होता है अपने आप से। तो इस जो डॉग्स की प्रॉब्लम है उसको कोर्ट ने खुद से ही इसको संज्ञान में लिया। तो उन्होंने कोर्ट ने अपना जो सुओ मोटा था इसके ऊपर में उन्होंने बात करते हुए जो ये केसेस बढ़ रहे हैं, इंस्टेंसेस यहाँ पे केसेस हो गया, जो ये केसेस बढ़ रहे हैं स्ट्रे डॉग्स जो अटैक कर रहे हैं बच्चों पे, और उन बच्चों में आपके इन्फेंट्स मीन्स नवजात बच्चे भी हैं। कोर्ट ने क्या बोला है, नॉट अ सिंगल डॉग पिक्ड अप शैल बी रिलीज्ड बैक ऑन द स्ट्रीट्स और पब्लिक स्पेसेस। कोर्ट ने बोला है कि नॉट अ सिंगल डॉग, एक भी डॉग जिसको आपने पकड़ा है वो वापस आपका स्ट्रीट या पब्लिक स्पेस पे नहीं आना चाहिए। द ऑर्डर, ये जो ऑर्डर आया है इसने डिवाइड कर दिया है पब्लिक ओपिनियन को। ऑर्डर सिंगुलर है, वर्ब कैसी आई, हैज सिंगुलर। और जब भी हम लोग हैज, हैव या हैड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। तो डिवाइडेड आ गया पब्लिक ओपिनियन, वाइल, जबकि कुछ लोग जो हैं वो अग्री कर रहे हैं विद इट गिवन द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डॉग बाइट्स, while others have questioned the effectiveness of simply relocating dogs to shelters। तो जैसे कोर्ट ने बोला है कि सारे के सारे जो कुत्ते हैं उनको भाई उठाइए, पकड़िए और उनको एक शेल्टर में डाल दीजिए। इससे क्या हो गया है कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें डिवीजन आ गया है। कुछ लोग हैं जो इस बात से अग्री कर रहे हैं, किस बात को ध्यान में रखते हुए, गिवन द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम। गिवन द एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब वो जो डिग्री है, जो प्रॉब्लम की जो सीरियसनेस है उस चीज़ को देखते हुए, डॉग बाइट्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए लोग इससे अग्री कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं उन्होंने क्वेश्चन उठाया है इसकी चीज़ की इफ़ेक्टिवनेस को लेके, कितना प्रभावशाली होगा कि सिर्फ आप डॉग्स को एक जगह से उठा के उनको रिलोकेट कर दोगे तो क्या ये चीज़ सच में सही है, क्या ये एक्ट क्रूअल नहीं है, मतलब आपके पास में वो जो शेल्टर्स हैं वो सफिशिएंट हैं, वो वहाँ पे वो जो डॉग्स हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था है, वैक्सीनेशन उनको दिया जाएगा, तो क्या ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपके पास में हैं, तब आप उन डॉग्स को वहाँ पे उस शेल्टर में रखेंगे। तो ये भी एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ना। पॉइंट आउट करना मीन्स उस बात के ऊपर में जोर देना कि जो दिल्ली है उसमें कमी है, लैक करती है शेल्टर्स टू कीप सो मैनी डॉग्स। तो दिल्ली के अंदर में उतने डॉग शेल्टर हाउस ही नहीं है, तो वहाँ पे आप कहाँ से आप दिल्ली के डॉग्स को आप शेल्टर प्रोवाइड करोगे जब दिल्ली में शेल्टर हाउस ही नहीं है। लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। वेदर और नॉट इंडिया हैज़ अ स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम, मानो या ना मानो इंडिया में स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम तो है। इट सर्टेनली हैज़ अ डॉग काउंटिंग प्रॉब्लम एंड डेफिनेटली, सर्टेनली मतलब डेफिनेटली, डॉग काउंटिंग प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है। मतलब हमारे जो आंकड़े हैं हमें नहीं पता कि एक्चुअली में हमारे यहाँ पे कितने स्ट्रे डॉग्स हैं, इस चीज़ में तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। एंड गेटिंग दैट राइट could be key to making any policy whether it is confining dogs or vaccinating them effective। गेटिंग दैट राइट, किस चीज़ को सही करने की बात हो रही है यहाँ पे, जो डॉग काउंटिंग प्रॉब्लम है उसको सही करने की बात कर हो रही है कि अगर ये जो डॉग काउंटिंग प्रॉब्लम है अगर हम इसको सही कर देंगे तो ये एक की हो सकता है, ये एक मेजर रोल प्ले कर सकता है किसी भी पॉलिसी को बनाने में और उस पॉलिसी के इफ़ेक्टिव होने में। आपको पता है गेटिंग दैट राइट कुड बी की टू मेकिंग एनी पॉलिसी इफ़ेक्टिव।
अच्छा, फिर आप कहोगे मैम ये सब क्या है? ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। आप जब भी ना कॉमास के अंदर में 2 कॉमास के अंदर में जब आप इन्फॉर्मेशन देखोगे तो वो एडिशनल होगी। आप उसको काटने के बाद में, आप उसको छोड़ने के बाद में, जहाँ पे से कॉमा लगा था और जहाँ पे कॉमा खत्म हो रहा है, उसको ना रीड करके सीधा उसके बाद वाला रीड करो। देखो आपको एक दूसरा मीनिंग निकल के आ रहा होगा। जैसे गेटिंग दैट राइट, किस चीज़ को सही करना? डॉग काउंटिंग प्रॉब्लम को सही करना, ये एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। किस चीज़ को लेके? मेकिंग एनी पॉलिसी इफेक्टिव। तो किसी भी पॉलिसी को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले मेजर रोल क्या प्ले कर सकता है? डॉग काउंटिंग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। अब पॉलिसी क्या हो सकती है? अब यदि पॉलिसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा था कि चाहे आप डॉग्स को कन्फाइन कर रहे हैं, कन्फाइन करना मतलब किसी को लिमिट करना। तो आप डॉग्स को कन्फाइन कर रहे हैं उनको शेल्टर हाउस के नाम पे, या फिर आप उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। ये चीज़ तभी इफ़ेक्टिव हो सकती है जब पहले आप डॉग काउंटिंग प्रॉब्लम को ही रिज़ॉल्व करेंगे। शेल्टर हाउस में आप कैसे, आपको आपको यही नहीं पता कि इस एरिया में इतने कुत्ते हैं, तो कितने, अब सपोज़ आपके पास में एरिया तो सिर्फ़ 200 कुत्तों के लिए था। कि जिसमें 200 डॉग्स ही रह सकते हैं। बट उस एरिया के अंदर में मान लेते हैं 500 हैं। ये जो एक्स्ट्रा 300 आ गए, इनको आप कहाँ रखेंगे? उसी के अंदर डाल देंगे, बट यहाँ तो 200 की लिमिट थी। तो पहले मेजर आपको क्या करना होगा? काउंटिंग को प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना होगा, उसी के बाद आपकी पॉलिसी इफ़ेक्टिव हो सकती है। डन है? द मोस्ट रीसेंट नेशन वाइड स्ट्रीट डॉग काउंट इज़ द लाइवस्टॉक सेंसस ऑफ 29। सबसे रीसेंट का जो हमारा नेशन वाइड स्ट्रे डॉग्स, मतलब जो जो आवारा कुत्ते हैं, जो गली के कुत्ते हैं, जो ये नेशन वाइड इस आपका काउंटिंग हुई थी, वो पता है कब की है? वो 2019 का है। अरे यार, आप सोच सकते हो 2019 से लेके 2025 के बीच में। In fact, reports show that the Delhi specific dog census was conducted even earlier in 2016। तो भैया दिल्ली का तो 2016 का है, जिसके बेसिस पे वो लोग अभी बात कर रहे हैं। सो इसीलिए in 2025 policies are being framed using estimates of the dog population based on the outdated census। outdated मतलब पुराना, ओल्ड, अब जो एकदम खत्म हो चुका है, एकदम एंशियंट हो गया है वो चीज़। तो जो 2025 में जो पॉलिसीज़ फ्रेम की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, वो उस एस्टिमेट्स को, उस डेटा को यूज़ करके बनाई जा रही हैं, जो आउटडेटेड सेंसस से है, जो बहुत पुराने सेंसस का है। मोर इम्पोर्टेंटली, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली क्या है, एनालिसिस ऑफ 2019 सेंसस इटसेल्फ रेज सेवरल क्वेश्चंस। और जो 2019 का ये जो आपका सेंसस है, जो ये आंकड़े लिए गए थे, ये अपने आप में ही बहुत सारे सवाल उठाता है। आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये जेन्युइन प्रॉब्लम को आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब चलिए, फॉर लेट्स टेक सम इंस्टेंसेस। सो टेक द केस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का केस ले लीजिए। इन 2019 में देयर वर 4.4 लाख स्ट्रे डॉग्स इन द स्टेट। तो टोटल स्टेट के अंदर में 4.4 स्ट्रे डॉग्स थे। सेम ईयर में, मतलब 2019 में ही, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलियंस प्लेटफॉर्म, तमिलनाडु रिकॉर्डेड 8.3 लाख डॉग बाइट्स। देखिए क्या क्या है ये। टोटल कुत्ते कितने हैं? 4.4 लाख। लेकिन डॉग बाइट्स के केस कितने आए हैं? 8.3 लाख। ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मिसमैच हो रहा है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, उसी सेम साल के अंदर में, यानी 2019 में ही, देयर वर 2 डॉग बाइट्स फॉर एवरी स्ट्रे डॉग इन द स्टेट। मतलब एक ही जो डॉग है, वो दो बार काट रहा है। Even allowing for the possibility of the same dog biting multiple people, the number of dog bites remains staggeringly high compared to the estimated dog population. Even allowing for the possibility, चलो संभावना के लिए ये हम मान भी लेते हैं कि जो एक ही डॉग है वो बहुत सारे लोगों को अब बाइट कर रहा है, मान लेते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ डॉग बाइट्स हैं, वो कैसी हैं? वो स्टैगरिंगली हाई है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई है। उनकी जो एस्टिमेटेड डॉग पॉपुलेशन है, तो वो जो डॉग पॉपुलेशन के कंपेयर में जो उनकी डॉग बाइट्स है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को शो कर रहा है। चलिए एक और केस लेते हैं मणिपुर का। इन 2019 लाइव स्टॉक मतलब कौन होते हैं? जो आपके जानवर होते हैं, उनको कहते हैं, है ना?
सेंसस हुआ था, सेंसस मतलब आंकड़े हुए थे, जिसने क्या रिकॉर्ड किया कि मणिपुर के अंदर में कोई भी स्ट्रे डॉग है ही नहीं। चलिए जी, लेकिन जो डेटा है वो क्या पॉइंट करता है, द डेटा पॉइंट अलोन इज हार्ड टू फैथम। अब ये जो डेटा है कि 2019 में मणिपुर के अंदर में एक भी स्ट्रे डॉग नहीं है, ये जो डेटा है ये अपने आप में ही इसको अंडरस्टैंड करना, इस पे विश्वास करना मुश्किल है। हार्ड टू फैथम मतलब इसको कॉम्प्रीहेंड करना, इसको अंडरस्टैंड करना अपने आप में ही मुश्किल है कि एक भी नहीं है। क्योंकि उसी सेम ईयर के अंदर में मणिपुर ने क्या रिपोर्ट किया था कि अराउंड 5500 डॉग बाइट केसेस हुए। अभी तक तो हमने देखा कि भाई वहां पे एक भी नहीं है, एक भी कुत्ता नहीं है, एक भी स्ट्रे डॉग नहीं है, लेकिन वहां पे स्ट्रे डॉग के बाइट्स के केस कितने आ गए, 5500 आ गए। तो ये चीज को अंडरस्टैंड कर पाना अपने आप में ही इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो गया है। और उड़ीसा में देखें, 17.3 लाख डॉग्स थे 2019 के अंदर में, उड़ीसा में 17.3 लाख डॉग्स थे। ओके, केस कितने आए होंगे? तो ओडिशा हाउस, हाउस करना मतलब वहां पे जगह देना, तो ओडिशा जो है वो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉग्स हैं अमंग ऑल द स्टेट्स। येट देयर वर ओनली 1.7 लाख बाइट्स दैट ईयर इन ओडिशा। तो 17.3 लाख थे और जिसमें से सिर्फ 1.7 लाख बाइट्स हुए हैं। तो इफ द डेटा इज करेक्ट, अगर ये जो इंफॉर्मेशन है अगर ये सही है, then states such as Tamil Nadu, which suffer severely from dog bites, with nearly 1900 bites for every 1000 dog, मतलब 1000 कुत्ते 19 बार काट रहे हैं। So as shown in the chart below, could learn from states such as Odisha, which report only about 100 bites per 1000 dogs। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये डेटा करेक्ट है ना, तो जैसे जो तमिलनाडु जैसे स्टेट हैं जो बहुत सीवियरली डॉग बाइट से प्रभावित हो रहे हैं, जहाँ पे 1000 डॉग्स के ऊपर में 1900 केस आ रहे हैं, तो उनको तो उड़ीसा जैसे स्टेट से सीखना चाहिए जहाँ पे 1000 डॉग्स पे 100 केसेस आ रहे हैं। अब ये जो चार्ट है ये क्या शो कर रहा है, द नंबर ऑफ डॉग बाइट्स फॉर 1000 स्ट्रे डॉग्स इन 2019। अब आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम तो कितनी सीरियस है। ठीक है, सच नॉलेज शेयरिंग कुड हेल्प एड्रेस दिस प्रॉब्लम। तो उड़ीसा से सीखिए, तमिलनाडु, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। एड्रेस यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। could help address the crisis. The fact clearly points to a data mismatch rather than ground reality. तो ये जो फैक्ट है ना वो क्लियरली क्या चीज़ को शो करता है, पॉइंट्स मतलब क्या चीज़ को ये शो करता है कि जो ये कंप्लीटली डेटा का मिसमैच है, ये कोई कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं शो कर रहा है हमको, ये कंप्लीट डेटा मिसमैच है, कुछ भी उठा के लिख दिया है। Since all dog bites will be reported by the victim due to fear of rabies, अब जो डॉग्स ने जो काट लिया है तो अब विक्टिम हॉस्पिटल जाएगा, कहीं उसको भी रेबीज ना हो जाए, उसको तो इंजेक्शन लगवाना होगा। अब हॉस्पिटल जाएगा वो, तो हॉस्पिटल्स को तो कंपलसरी है कि वो इन केसेस को रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरीके से फिर इनका ग्राउंड रियलिटी में तो कुछ लिया ही नहीं है, वहाँ से इनको केसेस का जो भी सो कॉल्ड इनके पास में इंफॉर्मेशन आई दे दिया, हो गया काम, हो गया, डॉग का सेंसस निकाल दिया हमने, लाइफ स्टॉक सेंसस आ गया हमारा। तो द डेटा मिसमैच लाइकली लाइज इन डॉग पॉपुलेशन फिगर्स। तो डेटा जो मिसमैच है, लाइकली मतलब पॉसिबली, वो संभावना है कि वो डॉग पॉपुलेशन के फिगर्स के अंदर में ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेटिंग दैट 99% ऑफ ह्यूमन रेबीज केसेस आर कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग्स। तो जो आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या बोला था कि जो 99% जो ह्यूमन रेबीज के केसेस हैं वो इन्फेक्टेड डॉग्स के द्वारा अगर किसी को बाइट कर लिया जाता है तो उससे होता है। यानी कि अगर कुत्ते ने काट लिया, अगर उसको सही समय पे उसको वैक्सीनेशन दी हुई है, तो इसका मतलब वहाँ पे रेबीज होने के चांसेस तो कम हो गए ना। अगर उसको वैक्सीनेशन ही नहीं है, उसको प्रॉपर कोई मेडिकेशन ही नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम डॉग के बाइट करने की है कि आपकी कमी है कि आपने डॉग्स को वैक्सीनेशन नहीं दिया हुआ है। आप समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम ह्यूमन की है और सफर कोई और करेगा। दिस इज द मेन कॉज। अगर आपको ऐसे तो क्या ही बोला जाए, लेट्स कम बैक टू आवर डोंट। With the World Health Organization estimating that 99% of human rabies cases are caused by the bite of infected dogs,
India's National Action Plan for Dog-Mediated Rabies Elimination by 2030 had proposed strategic mass dog vaccination as the way forward in 2018. तो 2018 में बोला गया था कि 2030 तक जो है वो क्या करेंगे, एक इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान है डॉग के लिए, जिसमें हम रेबीज के केसेस को एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और वो कैसे होगा, डॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ डॉग्स को वैक्सीनेशन देके। तो रियल सॉल्यूशन तो यही था, शेल्टर में डाल देना, घर में बंद कर देना कोई सॉल्यूशन थोड़ी होता है। द प्लान हैड स्टार्टेड दैट वैक्सीनेटिंग, द प्लान हैड स्टेटेड, स्टेटेड मतलब कहना। तो प्लान ने क्या कहा था भाई, प्लान ने कहा था कि दैट वैक्सीनेटिंग 70% ऑफ, तो 70% ऑफ dogs and sustaining the effort for 3 years can eliminate rabies। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या था कि, प्लान के अकॉर्डिंग क्या था, वैक्सीनेटिंग 70% ऑफ डॉग्स। तो डॉग्स को अगर हम 70% वैक्सीनेट कर देते हैं और ये जो हमारे एफर्ट हैं इसको हम आगे कंटिन्यू रखते हैं, सस्टेन करना मतलब उस चीज़ को जारी रखना अपने इन एफर्ट को अगले 3 सालों तक, तो रेबीज़ की प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो प्रॉब्लम तो रेबीज़ की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने की बात हुई थी, यहाँ तो आपने वॉइस लेस को ही एलिमिनेट करने की बात हो रही है। खुद की कमी, गुस्सा किसी और पे। गुड। The WHO also recognize this as a cost effective strategy। तो उस समय पे WHO ने भी इस चीज़ को हाँ रिकॉग्नाइज किया था कि ये एकदम बहुत सही स्ट्रैटेजी है आपकी। याद है ना, कल हमने स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग याद की थी, STRATEGY, TEGY कहाँ जा रहा है भैया, STRATEGY। एविडेंस मतलब सबूत फ्रॉम अ डेटा ड्रिवन रेबीज एलिमिनेशन प्रोग्राम इन गोवा published in the journal Nature showed that vaccinating 70% of the state's dog eliminated human rabies cases by 2019 and reduced monthly canine rabies cases by 92%। तो एविडेंस मतलब जो सबूत आए थे, जो एक डेटा आपका डेटा ड्रिवन रेबीज एलिमिनेशन प्रोग्राम हुआ था गोवा में, जिसको पब्लिश किया गया था जनरल नेचर के द्वारा, उसमें वो जो एविडेंस थे वो क्या शो कर रहे थे कि अगर हम 70% जो जो हमारे स्टेट के डॉग हैं, मतलब जो गोवा के डॉग हैं, अगर हम उनके 70% डॉग्स को भी अगर हम क्या कर देते हैं, वैक्सीनेट कर देते हैं, तो जो ये ह्यूमन के जो रेबीज़ के केसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट होने लग जाएंगे। और जो मंथली कैनाइन रेबीज़ के केसेस हैं वो 92% तक कम हो जाएंगे। इनफैक्ट गोवा रिड्यूस द हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉग बाइट्स पर हेड इन 2019। अगर इनफैक्ट बात करें तो गोवा में केसेस भी बहुत ज़्यादा कम हुए थे। इतना ही था, चलिए ठीक है। बट देखो, आई नो कि हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने आए हैं, हमारा लैंग्वेज ये है अब इस समय पे। बट यहाँ पे जो गुस्से वाली बात ये है कि जब कोरोना हुआ था तो हम लोग को घर में लॉकडाउन हो गया था, तो हम लोग खुद कितना उछल रहे थे घर से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया था 2018 के प्लान के अकॉर्डिंग में कि अगर आगे हम 3 साल के अंदर में मैक्सिमम डॉग्स को वैक्सीनेट कर देंगे, डॉग्स वैक्सीनेशन हो जाएगा तो रेबीज के केसेस नहीं होंगे, राइट। अगर आप विद इन किलोमीटर्स के अंदर में शेल्टर हाउस प्रोवाइड होंगे तो वहां पे उनको आप रख सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में बात करने की बजाय सीधा उस चीज़ को एलिमिनेट कर देना, डू यू थिंक दिस इज द ह्यूमेन एक्ट? आई डोंट थिंक सो एंड आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। आई नो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट बिकॉज इट इज़ अ क्राइम। डेफिनेटली इट इज़ अ क्राइम। अगर कोई मुझे मेरे घर से निकाल के फेंक दे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं सरकार के लिए हेल्पफुल नहीं हूँ, इसलिए डू यू थिंक ये सही चीज़ है? आई डोंट थिंक। आप कोई भी हो, आप किसी भी पोजीशन पे हो, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये एंड यस, वी ऑल नीड टू बी कंपैशनेट, वी ऑल नीड टू बी लाइक मोर ह्यूमेन, वी ऑल नीड टू बी मोर एम्पैथेटिक। इट इज़ नॉट लाइक you can't be indifferent to things na, we have to like listen to each and everyone, we need to understand each and everyone's problem, it's not like it is his problem so let it be। no, जब हमारे पे आएगी then we'll say oh my god। तो आई होप आप मेरे इमोशंस को समझ पा रहे हो। तो आई एम डेफिनेटली वेरी मच हर्ट बाय दिस ऑर्डर।
तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।